अब देखो, SLOSH स्लॉश याद करोगे, जैसे कोई ज्यादा मिर्च खा लेता है तो पता नहीं क्या क्या गंदा कर देता है। इस मिर्च, ऐसी मिर्च खाओगे तो गंदा हो गई। क्लॉग है, स्मीयर है, ये सब क्या है? गंदा करना, मैला करना। स्लैश, आप कहते हो स्लैश लगा दो, यूं चीरना, इसको कहते हैं चीरना। अब बताओ इसमें पर्यायवाची कौन सा निकलेगा आपका? इसमें स्लश निकलेगा। क्यों निकलेगा स्लश? क्योंकि ये तो वैसा गड्ढा वाला दलदल हुआ, और ये पिघलती हुई बर्फ से जो कीचड़ बनता है वो गड्ढा हुआ, वो मतलब दलदल हुआ। तो आप ये वाला आंसर लगा दो, स्लश। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है, वन हु स्पेशलाइजेज इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस। वो व्यक्ति जो बहुत ही विशेषज्ञ होता है गणित लगाने में, गणना करने में। देखो मैथमेटिक्स वैसे तो विषय का नाम है, लेकिन जो सब्जेक्ट का नाम होता है तो पहला अक्षर कैपिटल होता और आर्टिकल दा नहीं आता, जब तो इसका अर्थ होता है गणित। और जब छोटा होता है एम और आर्टिकल दा जाता है तो इसका अर्थ होता है गणनाएं। तो मतलब वो व्यक्ति जो स्पेशलाइजेशन रखता है क्या करने में? गणना करने में। किसका? बीमा का। जो बीमा का अमाउंट होता है उसकी गणना कर लेता है, उसको कहते हैं बीमांकक। क्या कहते हैं? बीमांकक। मात्राएं देख लेना, मात्राएं शुद्ध हो सकती है। स्टेटिस्टिशियन, इसका मतलब होता है सांख्यिकीकार, जो डेटा एनालिसिस करता है, सांख्यिकीकार। सांख्यिकीकार, वो देख लेना हिंदी इसकी शुद्ध क्या होती है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। एन एक्चुअरी, एक्चुअरी मानी होता है बीमांकक। क्या होता है? बीमांकक, जो बीमा करता है। एजेंट, एजेंट कार्यवाहक होता है। इसके अलावा एन, ये इंश्योरेंट, ये स्पेलिंग गलत है, ये इन नहीं है, ये एस है। मतलब इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है, आ या एन, इंश्योरेंट, ये है स्पेलिंग, इसमें रॉन्ग दे रखी है। इसका मतलब होता है बीमा करने वाला, ये करता है सिर्फ बीमा, और वो बीमा का डेटा एनालिसिस करता है। ये आंसर आएगा एक्चुअरी। ये तो बीमा करता है, और ये बीमा में कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, इसका डेटा एनालिसिस करने का काम किसका होता है? एक्चुअरी का। एक्चुअरी आपको ये बता देता है कि इतने साल तक बीमा चलेगा आपका तो इतने रुपए मिलेंगे, ऐसा होने पर वैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। और एक व्यक्ति वो तो जो बीमा करके चला जाता है, उसको नॉलेज नहीं होती पूरी, तो वो तो होता है इंश्योरेंट। और जो व्यक्ति डेटा एनालिसिस करता है बीमा का, वो होता है एक्चुअरी। गेट कोल्ड फीट, पांव ठंडे पड़ जाना। पांव ठंडे पड़ते हैं किससे? डर से, मतलब भयभीत हो जाना। इसका अर्थ आएगा भयभीत होना। चलो आंसर कौन सा आएगा? टू रन फॉर लाइफ, टू गेट कोल्ड, टू बी अफ्रेड, ये रहा। और ये बिकम डिसकर्टियस, मतलब अशिष्ट बनना। क्या बनना? अशिष्ट बनना। ये इसका अर्थ लिख लेना, जिससे कि याद रहे कि यार डिसकर्टियस का मतलब अशिष्ट होता है। तो आंसर तो अपन का डरना होगा, भयभीत होना। हो गया। अगला है मेक नो बोन्स अबाउट, हड्डियों को इधर उधर ना करना, मतलब किसी भी बात को यों का त्यों स्वीकार लेना। लिख लो, किसी भी बात को ज्यों का त्यों स्वीकारना, किसी भी बात को तुरंत ही स्वीकारना। देखो चलो आंसर बताओ क्या आएगा। स्वीकारने की इंग्लिश क्या होती है? मेक नो एफर्ट, प्रयास ना करना, बात का बतंगड़ बनाना, या कोई व्यवधान उत्पन्न ना करना, या फिर स्वीकारना किसी भी चीज को तुरंत ही। आंसर क्या आएगा? बी। इनके अर्थ लिख देता हूं। मेक नो एफर्ट का मतलब प्रयास न करना। सी ऑप्शन का अर्थ क्या होगा? बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, या बहुत बात ज्यादा करना है ना, बनाना।
क्रिएट नो हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न ना करना, बाधा उत्पन्न ना करना। ये लो आंसर आ जाएगा अपन का बी। देखो हाँ, लिख दो, वर्ड लिख दो। कौन कौन के पास शीट नहीं है यहां, फटाफट से वर्ड लिखो। लिख दिया। अब अगली बार से ये छठी शीट पहले लिख के लाना, जैसे बच्चे लिख के लाइए, ऐसे सभी लिख के लाना। पहले लिख के लाओगे टाइम कम लगेगा। अब इसीलिए टाइम लगता है आपको क्योंकि आप यही लिखते हो। प्रीपोस्टरस क्या होता है? ये देखो तीन शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पोस्ट, इससे पहले ये प्री, फिर अर और फिर अस, चार हो गए ये तो। पोस्ट, पोस्ट यानी पद, जानते ही हो है ना। अगर पहले से ही किसी को पद दे दिया जाए तो ये सब निरर्थक रहता है। इसको कह सकते हैं निरर्थक और बेहुदा, निरर्थक और बेहुदा। बेहुदा को अपन अनकाउथ कह सकते हैं, असामान्य, स्ट्रेंज, विचित्र। बेहुदा को क्या कह सकते हैं अपन? अनकाउथ। पढ़ लिया ना अपन ये वर्ड, COUTH, पहली सीट में पढ़ाया गया, अनकाउथ। भद्दा, एब्सर्ड कह सकते हैं। और निरर्थक को अपन मीनिंगलेस और क्या कह सकते हैं? यूजलेस, अनुपयोगी, है ना। अच्छा चलो बताओ, केयरफुल यानी क्या होता है? सावधान। अच्छा सावधान। कैजुअल यानी क्या होता है? आकस्मिक। क्या होता है? आकस्मिक। एब्सर्ड यानी क्या होता है? भद्दा, बेहुदा। और डेटरेंट यानी क्या होता है? अलगाव, अलग थलग सा। बताओ। हाँ, डेटर का एक अर्थ और होता है, DETER, जो शब्द है ना DETER, ये DETER, इसका मतलब बचाना और होता है, किसी से बचाव करना, बचाना। तो इसको अपन रक्षक भी कह सकते हैं, डेटरेंट को क्या भी कह सकते हैं? रक्षक, क्योंकि इसका अर्थ बचाना होता है। तो बचाने से तो बना, देखो RENT और लगा दो, डेटरेंट, रक्षक हो जाएगा। रक्षक भी कह सकते हैं इसको अपन। प्रोटेक्टर, साल्वेजर, पार्सिमोनियस। देखो पारसी लोग मनी के क्या होते हैं? बड़े कंजूस होते हैं। ये कंजूस कर दो आप। कंजूस के लिए अपन एक वर्ड यूज कर सकते हैं, माइजर। यहां पर एडजेक्टिव बनाएगा तो माइजरली। और एक है निगार्डली, और एक अपन पैनी पिंसर जानते ही हैं, ठीक है ना। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी यानी क्या होता है? कनिंग यानी क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट यानी क्या होता है? अपराइट यानी क्या होता है? बताओ। थ्रिफ्टी यानी क्या होता है? कंजूस। मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। और स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है? चलो उसके बारे में बाद में देखेंगे। कनिंग यानी क्या होता है? धूर्त। क्या होता है? धूर्त। एक्स्ट्रावेगेंट यानी क्या होता है? खर्चीला। क्या आएगा? खर्चीला। और अपराइट मानी होता है सच्चा, सच्चा व ईमानदार। बताओ आंसर क्या आएगा अपन का? इम्प्रोविडेंट भी कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट को, IMPROVIDENT। इम्प्रोविडेंट यानी भी क्या होता है? उड़ाऊ, खर्चीला। जैसे मैंने कहा तुम एक पार्सिमोनियस व्यक्ति हो, यू आर ए पार्सिमोनियस पर्सन, तो इसका मतलब क्या निकला? तुम एक क्या हो? कंजूस व्यक्ति हो। मैं कह सकता हूं यू आर ए निगार्डली मैन,
तुम एक कंजूस पुरुष हो, यू आर ए माइजरली मैन, तुम एक कंजूस पुरुष हो, और मैंने कहा तू बहुत ज़्यादा खर्चीला है, तो इसको कहूँगा यू आर एन एक्स्ट्रा वेगेंट पर्सन, कि तुम एक बहुत ही खर्चीले व्यक्ति हो। थ्रिफ्टी भी कहते हैं अपन कंजूस को, कनिंग धूर्त होता है, और अपराइट सच्चा और ईमानदार होता है। ठीक है ना। ये शिमैरिकल वगैरह जो वर्ड्स हैं इनको अपन कल के दिन देखेंगे। आज अपन ने खूब कितने वर्ड पढ़ लिए? 6। इन्वर्जन ऑफ वर्ब्स, ध्यान से सुनना। देखो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? कॉन्सेप्ट नंबर बताओ। कॉन्सेप्ट नंबर चलेगा 8। ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट नंबर 8 को अपन ने ओनली आफ्टर पढ़ लिया था ना पहले, ओनली वाई ओनली आफ्टर पढ़ लिया था ना। एक और है ओनली व्हेन। सुनना, अब कल आपका इन्वर्जन पूरा हो जाएगा, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ देखो, ओनली व्हेन और ओनली आफ्टर के तुरंत बाद एक क्लॉज आएगा। जैसे ये क्लॉज आ गया, क्लॉज नंबर 1, और फिर एक और क्लॉज आएगा यहां। आपको यहां कोई इन्वर्जन नहीं करना, यहां जाके करना है इन्वर्जन। कहां? दूसरे क्लॉज में। कहां करना है भैया? अरे बोलो ना यार, कहां करना है? दूसरे क्लॉज में। यहां जाके इन्वर्जन करना है आपको, वहां इन्वर्जन नहीं करना है। ये सेकंड क्लॉज में जाके इन्वर्जन करना है, क्लॉज 2। क्लॉज 1 में नहीं करना है, किस में करना है? क्लॉज 2 में इन्वर्जन करना है। बोलो बात समझ में आई? तो मैं लिखाऊंगा अभी थ्योरी, अभी मत लिखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये इसको लिख देता हूं। जैसे ओनली व्हेन यू केम इन, केवल जब तुम अंदर आए। केम इन, नोबडी वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। नोबडी वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। बताओ इस सेंटेंस में मैंने गड़बड़ किधर की है? जल्दी बताओ फटाफट से। सर गड़बड़ इधर है। मैंने किधर? सर ये नोबडी वेंट है ना, इसमें इन्वर्जन हो गया हेल्पिंग वर्ब का, तो मैंने कैसे करेगा? किसे नहीं होगा? डिड, नोबडी और वेंट में से क्या निकाल ली थी? सेकंड फॉर्म, तो क्या बच गई? गो। ये ऐसे हो जाएगा, क्या नहीं होगा? आया समझ में? अच्छा एक और देखना जरा, इसको देखना। ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर द ड्राइवर हैड पार्क्ड हिज कार। हैड पार्क्ड, कि जब ड्राइवर ने अपनी कार पार्क कर दी थी उसके बाद। पार्क्ड, पार्क्ड की दोबारा लिख देता हूं स्पेलिंग। पार्क्ड हिज कार, अ पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने चार्ज्ड हिम, उस पर क्या लगा दिया? चार्ज लगा दिया। कितने रुपए के लिए? 4 रुपी 1000। कितने रुपए के लिए? बताओ अब क्या करें? क्या क्या आना चाहिए? डिड आना चाहिए पक्का। किधर लगाऊं? अच्छा गलती ढूंढो। गलती ए में गलती मानूं, गलती में बी में मानूं, गलती में सी में मानूं, या गलती नो एरर है? सी में क्या एरर है? क्या एरर है बताओ जल्दी। कि सर ये है ना, ये आपने जो सेंटेंस बनाया ए पुलिस इंस्पेक्टर चार्ज, इसमें से चार्ज में से तो क्या हटा दो? डी, और यहां क्या लगा दो? डिड। क्या लगेगा यहां? ये बन जाएगा डिड ए पुलिस इंस्पेक्टर चार्ज। ऐसा कैसे बन गया सर ये? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दे नहीं रखी थी, वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी थी? सेकंड, और सेकंड में से क्या निकाल लिया? डिड। क्या रह गई वहां? फर्स्ट रह गई, तो डी हटा दिया और यहां डिड निकाल दिया। बोलो कोई दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में? तो लिखो, जब दो क्लॉसेज ओनली आफ्टर एवं ओनली व्हेन से जुड़े हों, जब दो क्लॉसेज ओनली आफ्टर एवं ओनली व्हेन से जुड़े हों, जब दो क्लॉसेज ओनली आफ्टर एवं ओनली व्हेन से जुड़े हों,
ओनली आफ्टर एवं ओनली व्हेन से जुड़े हों, किस किस से जुड़े हों? ओनली आफ्टर एवं ओनली व्हेन से जुड़े हो तो क्लॉज सेकंड में, क्लॉज सेकंड, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज सेकंड में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। क्लॉज सेकंड में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। CLAUSE, क्लॉज सेकंड में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? 9। जरा देखना ये क्या लिख रहा है, नेवर बिफोर, और ये क्या लिख रहा है, नेवर अगेन। नेवर अगेन और नेवर बिफोर, इसका मतलब क्या होगा नेवर अगेन नेवर बिफोर का? कि नेवर अगेन मतलब दोबारा कभी नहीं, और नेवर बिफोर यानी पहले कभी नहीं। बोलो एक बार दोनों की मीनिंग्स बताओ, क्या बोल रहा है? दोबारा, सॉरी पहले कभी नहीं आएगा इसका, तो बिफोर है ना, पहले कभी नहीं। और ये नेवर अगेन का मतलब दोबारा कभी नहीं, कभी नहीं। अब सुन लो इनमें क्या क्या खासियत है। इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होगा, मतलब पहले यहां क्या आएगी, पहले सबसे पहले यहां क्या आएगी, यहां आएगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन आएगा? सब्जेक्ट, और फिर कब आएगा? मेन वर्ब। ज्यादातर इस सेंटेंस में परफेक्ट टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है? ज्यादातर आता है, बाकी का तो और तो कुछ भी आ सकता है ऐसी, तो परफेक्ट टेंस आता है। लिखना मत बोलिए परफेक्ट टेंस को, लिखना चाहो तो लिख देना। देखो मैंने कहा नेवर बिफोर, नेवर बिफोर आई हैव मेट यू, मैं पहले तुमसे कभी नहीं मिला। मेट यू हियर, मैं तुमसे पहले यहां कभी नहीं मिला। मैंने कहा नेवर अगेन, नेवर अगेन शी हैज डन, शी हैज डन सच अ, शी हैज डन सच अ, सच SUCH, सच अ हीनियस जॉब। स्पेलिंग क्या है? HEINEOUS या HIENEOUS? याद कैसे रखोगे? HEI होता है या HIE होता है? यही होता है। पहले तो ही यानी वह, इन यानी अंदर से, क्या है? EOUS, हीनियस। ओके, अब बताओ क्या करना है, आंसर बताओ उसमें, पहले में बताओ। हाँ, यहां पर हैज लगाना पड़ेगा यार, मैंने हैज बोला था, हेड कैसे लिखने में आया? मैंने बोला हैज था, हेड लिख दिया। चलो बताओ इसमें पहले में क्या आएगा आंसर? हैव आई, और नीचे वाले में हैज शी। बस इतना सही करना है। लिखो नेवर बिफोर एवं नेवर अगेन के बाद भी, नेवर बिफोर एवं नेवर अगेन के बाद भी, नेवर बिफोर एवं नेवर अगेन के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। नेवर अगेन एवं नेवर बिफोर के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। लिख, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना? हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 10। देखो एक होता है नॉट सिंस। क्या होता है? नॉट सिंस। सुनो, नॉट सिंस के बाद एक फ्रेज आएगा, वाक्यांश आ जाने तो, फ्रेज को क्या फर्क पड़ रहा है? फ्रेज आने के बाद यहां, मतलब पहले फ्रेज आ जाएगा, एक वाक्यांश आ गया, कुछ दो चार शब्द आ जाएंगे, और इसके बाद वाक्यांश आने के बाद
यहां फ्रेज आने के बाद जो क्लॉज आएगा मेन क्लॉज कॉमा के बाद, ये क्लॉज, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होगा। सर ये हुआ क्यों है, क्या मतलब निकला इसका? ये जो नॉट है ना, नॉट, ये नॉट आ रहा है इधर, ये नॉट दरअसल है किसका? इसी का ही नॉट है, लेकिन ये नॉट वहां से उठ के यहां आ गया। तो जब नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है तो बता क्वेश्चन टैग का इन्वर्जन, वो सेंटेंस का इन्वर्जन होता है कि नहीं होता? होता है। तो नेगेटिव वर्ड यहां का था, ये यहां से उठ के यहां आ गया, यहां आ गया तो फिर क्या इन्वर्जन हो गया होगा। जैसे ध्यान से सुने इधर, नींद मत ले, देख एग्जाम्पल देखो, इसका अर्थ है यहां तो आएगा से के बाद ये चीज जोड़ देना, फिर आएगा ये नॉट का अर्थ वहां लेना। जैसे मैंने कहा सिंस द फ्रीडम, सिंस द फ्रीडम, अर्थ क्या निकला? स्वतंत्रता से ही, क्या निकला अर्थ? स्वतंत्रता से ही इंडिया हैज नॉट या हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड, ESTABLISHED, established a mutual relationship, एक पारस्परिक रिश्ता, म्यूचुअल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। किससे? पाकिस्तान से। अब जरा देखना, स्वतंत्रता से ही वो पाकिस्तान से पारस्परिक रिश्ता नहीं रख पाया, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं रख पाया। चलो अब एरर निकाल, एरर तो कुछ नहीं है। अब देखो मैंने यहां सिंस द फ्रीडम लिख दिया, स्वतंत्रता से ही, और मैंने नॉट को यहां लिख दिया। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपको इन्वर्जन पूछना है उसे, तो वो इस नॉट को यहां से काट के कहां लिख देता है? यहां। और जैसे ही ये नॉट को यहां लिखता है तो ऐसे ही अपन को यहां पर क्या करना पड़ता है? इंडिया हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैज इंडिया। ठीक है ना? एक और एग्जांपल, नॉट सिंस, देखना एक बार, नॉट सिंस माई शिफ्टिंग, नॉट सिंस माई शिफ्टिंग फ्रॉम अमेरिका आई हैव नॉट ज्वाइंड, या आई हैव ज्वाइंड एनी बैड कंपनी। बोलो कहना क्या चाह रहा है? मेरे अमेरिका से शिफ्ट होने से, मतलब जब से मैं कहां से शिफ्ट हुआ हूं? अमेरिका से शिफ्ट हुआ हूं, तब से मैंने किसी भी बैड कंपनी को क्या नहीं किया है? ज्वाइन नहीं किया है। ये सेंटेंस अगर मैं इसमें एक और नेगेटिव शब्द लगा दूं तो जरा बताना, मैं यहां लगा दूं आई हैव नॉट ज्वाइंड, तो सही है क्या? क्यों गलत है? सर इसी का ही तो नोट उठा के वहां लगाया है तुमने, एक और नोट लगा दोगे तो दो नोट आता है क्या? आई हैव नॉट ज्वाइंड एनी बैड कंपनी, ऐसा आता है क्या? नहीं। तो दो नोट नहीं आते तो आप यहां से नोट नहीं लगा सकते, यहां पर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। अब बोलो क्या करना है? खड़ाखड़ बताओ, यहां पर आई हैव की जगह क्या आएगा? हैव आई। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लिखता हूं, एक और देखना, नॉट सिंस योर बर्थ, नॉट सिंस योर बर्थ you have done a great job। बोलो एरर निकालो। सर ये अर्थ क्या है इसका? अर्थ कौन बताएगा मुझे? एक बार खड़े हो गए अर्थ बताओ, कौन बताएगा? तू बता, खड़ो, अर्थ बता। हाँ इसका, तुम्हारे जन्म से ही तुमने एक महान काम नहीं किया है। जब से तेरा जन्म हुआ है तब से तूने कोई महान काम किया ही नहीं है ना? बैठ जा। तो अब बताओ इसमें गड़बड़ क्या है? यू हैव की जगह क्या आएगा? अब बोलो सिंपल नहीं है तो बताओ। अब मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं तो तुम तो जन्मजात नहीं कर सको,
देखो क्वेश्चन देखो अच्छे से समझना। नॉट सिंस माय प्रमोशन हैव आई टेकन नो ब्राइब। हैव आई टेकन नो ब्राइब, बोलो। ला ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, नो एरर है। सी में तुझे क्या एरर नजर आ रहा है भाई? तुझे कैसे पता नो एरर? क्योंकि सर नो शब्द आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में फिर नो को हटा के क्या करूं मैं? नो जब भी हटाया जाए उसको एनी में बदला जाए। नो जब भी हटेगा किस में बदलेगा? नॉट को तो तुम्हारी मर्जी हो, जब हटा दो, नॉट कुछ नहीं कहता। लेकिन जब नो हटाते हो तो नो रूस जाता है कि मेरे को ऐसे ही तुम नहीं हटा सकते, मेरा शब्द, मेरा उत्तराधिकारी तो छोड़ के जाओ। तो हमने कहा ठीक है, तुझे तेरी गद्दी से क्या किया जाता है? हटाया जाता है, लेकिन तेरे उत्तराधिकारी एनी को यहीं पर छोड़ दिया जाता है। नो ब्राइब की जगह क्या हो जाएगा? एनी ब्राइब। इसीलिए ध्यान से देखो, मैंने इस सेंटेंस में नो बैड कंपनी की जगह क्या लिखा हुआ था ऑलरेडी? एनी बैड कंपनी। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में एनी प्रयोग होता है, सम नहीं होता। तीन चीज होती है, सम, नो, एनी। ये सम पॉजिटिव होता है, नो कतई नेगेटिव होता है, और एनी खुद नेगेटिव नहीं होता लेकिन नेगेटिव वाक्य की सपोर्ट करता है। जैसे नो सम एनी, मैंने कहा कुछ लोग हैं, सम। कोई भी लोग नहीं है, नो। मैंने कहा क्या कोई लोग हैं, और नहीं को मैं अलग से कर दूं तो फिर नो की जगह कौन आएगा? एनी। एनी नहीं का भाव देता नहीं है, एनी तो सम का ही भाव देता है, लेकिन आता नेगेटिव वाक्यों में है। तो ये सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव था, इसीलिए यहां पर कौन आया? एनी, नो नहीं आया। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, लिख लो। यदि नॉट सिंस के बाद कोई क्लॉज आता है तो, यदि नॉट सिंस के बाद कोई क्लॉज आता है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। नॉट सिंस के बाद कोई क्लॉज आता है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। हो गया? लो कॉन्सेप्ट नंबर 11। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, नॉट सिंस की तरह ही एक और होता है नॉट अंटिल। ये तो तुमने जो चैप्टर पढ़ा था ना 12वीं क्लास में, द लास्ट लेसन, उसमें भी ये लाइन पढ़ी थी। जब फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया था, क्लास में घुसा, तो टीचर ने कहा कि हम तो तेरे बिना ही पाठ पढ़ रहे थे, तेरे इंतजार थोड़ी कर रहे थे, तो वो चुपचाप जा तेरी डेस्क पे बैठ जा। तो वो डेस्क पे बैठा था, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। जब तक मैंने थोड़ा सा अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर लिया तब तक मैंने ऊपर नहीं देखा। और जब मैंने ऊपर देखा तो देखा कि एमएमएल ने अपना सुंदर ग्रीन कोट, झालरदार कमीज पहन रखी थी। तो उसमें आया था ना कि नॉट अंटिल आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी एमएमएल हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड फ्रिल शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। सुनी थी लाइन? पढ़ी भी थी, सुनी क्या थी? कॉन्सेप्ट नंबर 11 लिखो। यदि, लिखते चलो, यदि दो क्लॉसेस नॉट अंटिल से जुड़े हों, अंटिल में एक ही एल लिखना। यदि दो क्लॉसेस नॉट अंटिल से जुड़े हों, तो क्लॉज सेकंड में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। क्लॉज सेकंड में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। क्लॉज सेकंड में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। किसका इन्वर्जन होता है? किसका? हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। देखो कैसे इन्वर्जन होगा।
नॉट अंटिल, अजय नॉट किसका है, नॉट किस वाक्य का है, ये नॉट है ना, नॉट किसका है बताओ, पहले क्लॉज का सेकंड क्लॉज का, ये नॉट इसका होता है, उसमें नॉट नहीं आना चाहिए। नॉट अंटिल आई वोक अप, जब तक मैं जागा नहीं, नॉट अंटिल आई वोक अप नोबडी केम इनटू माय रूम, कोई मेरे रूम में नहीं आया, केम इनटू माय रूम। चलो बताओ एरर बताओ, एरर निकालो। अच्छा एरर नहीं, मैं इंप्रूवमेंट करा रहा हूं, आप तो इंप्रूवमेंट करके दो मुझे, क्या करके दो, इंप्रूवमेंट। कहां से कहां तक का, नोबडी केम इनटू का। चलो बताओ, डिड नोबडी कम इनटू, बी ऑप्शन, डिड एनीबडी कम इनटू, कम इनटू, सी ऑप्शन, डिड एनीबडी केम इनटू, और लास्ट में डी ऑप्शन, नो इंप्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड, किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। बताओ आंसर बी। अच्छा पहला क्यों नहीं है, क्योंकि नोबडी नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस तो पहले से ही नेगेटिव है, तो नोबडी नहीं आएगा, नो की जगह ए नहीं आएगा, तो एनी इन दोनों में दे रखा है, तो ये बी क्यों सही माना, क्योंकि जब इसमें से डिड निकाल लोगे तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म रह जाएगी, और यहां पर कौन सी आ रही है, सेकंड, तो ये गलत हो गया। और ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसमें इन्वर्जन ही नहीं हुआ, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, बी। बोलो बात समझ में आ गई, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन भी कर दोगे, यस और नो। ओके एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, अर्थ क्या निकला इसका, इसका अर्थ होगा जब तक नहीं, फिर आगे इधर भी इसका अर्थ नहीं, यहां भी नहीं लेना है। तो देखो जब तक मैं जागा नहीं, कोई भी मेरे कमरे में नहीं आया, समझ गए ना। एक और एग्जांपल, नॉट अंटिल शी opened the lunch box, she opened the lunch box she prayed to God। कहना क्या है, जब तक उसने लंच बॉक्स नहीं खोला उसने भगवान से प्रार्थना नहीं की। गुलकंदी में तो आज भी होता है, लंच बॉक्स खोलो और भोजन मंत्र बोलो, ईश्वर से प्रार्थना करो, बिना खोले नहीं। ईश्वर को भोग लगाओगे तो लंच बॉक्स खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ कई लोग गुलकंदी में तो आज भी ऐसा करते हैं कि लंच आने से पहले पहले बॉक्स को खाली कर देते हैं, तो भगवान को तो बाद में भोग लगाएंगे, पहले बॉक्स में कुछ हो तो सही है ना। तो देखो अब यहां आपका आंसर क्या आने वाला है, शी प्रेड की जगह क्या आएगा, डिड शी प्रे। सही है क्या, बोलो कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, क्लियर हो गया, लिख दो। 11 कॉन्सेप्ट्स इसके पूरे हो चुके हैं, 5 कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट्स के बाद आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज अपन कहां से पढ़ने लगे कॉन्सेप्ट्स, 8, 9, 10, 11, 4 ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आपके इस बार के टेस्ट में सिलेबस क्या रहेगा आपको पता है, इंग्लिश का मैं बता देता हूं। एक तो इन्वर्जन पूरा हो जाएगा, एक आपका क्वेश्चन टैग है ही, और साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी मैं 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स करा दूंगा, तो वो वही पॉइंट्स हो जाएंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे 7, 8, 9। तो 3 तो ग्रामर के टॉपिक हो गए, और 7 शीट्स, छठी चल रही है, 7 शीट्स। तो आपका जो टेस्ट है शायद दूसरे नंबर का टेस्ट लगेगा, आपका पहला लग चुका है, दूसरे नंबर के टेस्ट में 7 तो शीट हो गई। 7 शीट का मतलब होता है अगर मोटा मोटा देखें तो एक शीट में टोटल 50 वर्ड्स होते हैं, अपन लिखे तो 7 पंजो
35, लगभग 350 से 400 शब्द मैं आपको पूछने वाला हूं, और साथ में ये 2 टॉपिक ग्रामर के जिनकी शीट मैं आपको पहले से प्रोवाइड करा चुका हूं। कल के दिन अनिल सर आपकी क्लास लेंगे क्वेश्चन टैग की 12 बजे, 12 से 12:40 12:50 तक, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा अनिल सर लेंगे और आपको क्वेश्चन टैग की पूरी शीट सॉल्व करा देंगे कंप्लीट। एक साथ लग जाएगी सबकी, जिनको रुकना है वो रुकना, और फिर जो इन्वर्जन है ये कल पूरा हो ही जाएगा, फिर परसों के दिन इन्वर्जन करा देंगे, तो दोनों टॉपिक फ्री हो जाएंगे आपके। तो आज आप क्वेश्चन टैग पूरे कर चुके हो अपनी शीट के? ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसने अभी तक क्वेश्चन टैग के टच नहीं किए क्वेश्चन सीट में से? ऐसा तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, वो तो टेस्ट में अपने आप पता लग जाएगा। जिसने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसके मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे, जिसने सॉल्व भी नहीं किए होंगे उसके मार्क्स तो वैसे भी डाउन जाने वाले, अपने आप पता लग जाएगा। क्योंकि पढ़ने वालों के ऊपर आते हैं, पढ़ तो सब एक साथ ही रहे ना। तुम्हारी क्लास में कोई फर्स्ट रैंक भी आएगा, कोई नीचे से ही फर्स्ट रैंक आएगा। इसका रीजन क्या है? टीचर, माहौल, कोचिंग, पढ़ाई या खुद की पढ़ाई? खुद की पढ़ाई। आपने खुद ने अंतर किए इसलिए मार्क्स में अंतर आया है, ठीक है ना, कोई दो राह नहीं है। एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? देखो, जो सेंटेंस हेयर से शुरू होते हैं उसमें बरफस्ट या बरफस्ट में एस या ई एस सब्जेक्ट से पहले आते हैं, ध्यान से सुनना, और फिर आगे कुछ आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन आता है। देखना ये क्या क्या दे रखी मैंने, वर्ब सिर्फ क्या क्या दे रखी है जरा देखना। बरफस्ट और बरफस्ट में एस या कहां हैगी? सब्जेक्ट से पहले। देखना, एयर अ मैन कम्स, एयर अ मैन कम्स, एक आदमी आता है फॉर दिस टाइप या फॉर दिस जजमेंट, इस निर्णय के लिए, JUDGMENT। चलो बताओ, मैंने कहा हेयर, हेयर डज अ मैन अराइव, एरर निकालना अब तो। हेयर डज अ वुमन अराइव, वुमन अराइव टू एड्रेस ऑडियंस, टू एड्रेस द ऑडियंस। इसका मतलब क्या है? यहां एक महिला आती है ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, और यहां एक पुरुष आता है जजमेंट के लिए। जजमेंट यानी क्या होता है? न्याय। क्या होता है? न्याय। न्याय, निर्णय, निर्णय कर लो कि निर्णय करने के लिए कौन आता है? यहां एक पुरुष। अब बोलो गलती क्या है? जब सेंटेंस किससे शुरू हो तो क्रिया कहां आएगी? सब्जेक्ट से। बोलो ये सब्जेक्ट है तो क्रिया कहां है? कम्स। क्या होना चाहिए? ये उल्टा सुल्टा होना चाहिए। क्या आना चाहिए? कम्सा। क्या आना चाहिए? कम्सा, कम्स अ मैन। इधर देखो क्या होना चाहिए, इधर मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी सब्जेक्ट से पहले, और इधर मैंने क्या लिख दी? मेन वर्ब। बोलो सही है क्या? ये गलत है। हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन नहीं होता, सीधी मेन वर्ब उठ के आ जाती है, और वो भी कौन से फॉर्म में? या तो फर्स्ट फॉर्म में, या फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? एस या। तो अब यहां पे क्या होना चाहिए बताओ? यहां पर क्या होना चाहिए? अराइव्स आना चाहिए पहले, डज हटेगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं ना इसमें, हेल्पिंग वर्ब का खेल ही नहीं है। देखो कहां है बताओ ज्यादा? सीधी मेन वर्ब उठा लाया, तो ये मेन वर्ब रही, पहुंचना, अराइव, सीधी उठा करके डज की जगह पर रख दी, और डज में से एस हटा के किसमें लगा दिए? अराइव्स में। क्या आ गया? वुमन। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब सेंटेंस एयर से शुरू हो एवं एक्सक्लामेशन मार्क से अंत हो, इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। कौन सा मार्क? कौन सा मार्क? जब सेंटेंस किससे शुरू हो? हेयर से, और अंत किससे हो? एक्सक्लामेशन मार्क से। तो हेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। और मेरे हिसाब से ज्यादा रूल लिखने की बजाय तो यही ज्यादा सही है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि ये लो सब्जेक्ट से पहले क्या दिखना है? बरफस्ट, बरफस्ट में एस। ये दोनों एग्जाम्पल इस चीज को क्लियर करने के लिए, ठीक है? ओके, लिख दो, लिख दो इसको फटाफट। पॉइंट 12 हो गए आपके, 4-5 पॉइंट और है। कल में फ्री हो जाएगी क्लास।